हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी दो वीडियोस बना रखे हैं इसी टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो नहीं किया है, वो वाले क्वेश्चंस नहीं किए, पहले उन क्वेश्चंस को करो, उसके बाद ये वाले को करो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है पहला क्वेश्चन? है three equal charges plus q are placed at the corners of an equilateral triangle। मतलब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, इसके तीनों कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। कितना चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू इसके तीनों कॉर्नर्स पे रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। कह रहा है कि इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। द लेंथ वेयर एल, लेंथ ऑफ द ईच कॉर्नर फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर। मतलब सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है बेटे? एल है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एल है। सभी से डिस्टेंस एल है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके सेंटर पे क्या निकालना है? सेंटर पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? एक टेस्ट चार्ज, जो कि होता है पॉजिटिव। कैसा होता है? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ये पहला चार्ज है, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। ठीक है, अच्छा अगर हम मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मतलब किस, हमारे पास जो तीन वेक्टर्स आ रहे हैं, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, और एक ऐसा आ रहा है। ये है E1, ये है इधर E2, और ये है इधर E3। ठीक है, अब देखो इनके बीच में एंगल कितना है बेटे? इनके बीच में है एंगल 120। कितना है इनके बीच में एंगल? 120 है। कितना है? 120। अच्छा, E1, E2, E3 मैग्नीट्यूड में तीनों के तीनों बराबर होंगे, और कितना होगा? E1, E2 और E3 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और वो कितना होगा? KQ/L²। कितना होगा? KQ/L²। तो पहले मैं E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो E23 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E2 E3 और cos थीटा। ठीक है, तो E23 क्या आएगा? E23 आएगा, E2 और E3 वैल्यू मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो मान लेते हैं ये किसके बराबर आ रहा है? सबके सब E के बराबर। तो इसको भी E लिख लेते हैं, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस ये जाएगा 2, ये भी हो जाएगा E का स्क्वायर cos 120। ये इसके बीच का एंगल कितना है? 120 है। कितना है? cos 120। cos 120 होता है -हाफ। तो E23 क्या जाएगा? ये जाएगा E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू -हाफ। cos 120 कितना होता है? -हाफ। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -E स्क्वायर बचेगा। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E23 किसके बराबर आ जाएगा? E के बराबर। मतलब जो 2-3 है इसका रिजल्टेंट, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और 3 है, इनका रिजल्टेंट किसके बराबर आ रहा है? E के ही बराबर आ रहा है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटे? इसका डायरेक्शन होगा ऐसा, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से आएगा। E का डायरेक्शन ऐसे आएगा, E23 का डायरेक्शन ऐसे आएगा। अब देखो, अब जो ये सेंटर पे रखा चार्ज था, अभी पहले तो तीन फोर्सेस, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड थे वहां पे, लेकिन अभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक E1 जिसका डायरेक्शन इधर है, और एक है E23 जिसका डायरेक्शन ऐसा है। अब देखो E23 का डायरेक्शन ऐसा है, E1 का डायरेक्शन ऐसा है। तो देखो E23 और E1 ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। देखो E23 कितना आ रहा है? E के बराबर आ रहा है, और E1 भी किसके बराबर आ रहा है? E के ही बराबर आ रहा है। तो दो, एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो ये सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटे? हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले में 0।
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, और डाइपोल मोमेंट कितना है, पी है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। इफ इट्स डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग द फील्ड डायरेक्शन, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन कैसा है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ इट्स डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग द, ठीक है, कह रहे हैं द फोर्स ऑन इट, क्या पूछा है, फोर्स पूछा गया है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। क्या पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले तो देखो फोर्स देखेंगे, फोर्स को समझते हैं। देखो ये जो चार्ज है इस पे चार्ज फोर्स लगेगा क्यू ई, जिसका डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा बेटे, फोर्स 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था आपने, माइनस पीई कॉस थीटा, ये पढ़ा था। थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पीई। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आएगा फोर्स 0 और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, जो कि मिनिमम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 0 एंड मिनिमम। क्या जाएगा, 0 एंड मिनिमम, मतलब फोर्स 0 है और एनर्जी कितनी, माइनस पीई, दैट इज मिनिमम। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज, मतलब कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कैपिटल Q है, इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस E को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिट चार्ज पे किसी चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, किस पे, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है किसी चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो क्या रहा है, फोर्स ऑन अ चार्ज Q दैट वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज क्या है, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज दैट वुड बी एक्सपीरियंस्ड इफ प्लेस्ड इन दैट पॉइंट, मतलब यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है जब यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पे रखा जाएगा, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज इतना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है एक यूनिट चार्ज की वजह से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे कितना है, 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम इज चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मैग्नीट्यूड, मतलब कितने उसी चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, उसी चार्ज पे से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कितना, 16, ये पता करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है बेटे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसे 1 लिख लेते हैं, इसे 1। इसी तरीके से सेकंड वाला कितना जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, E1 बाई E2 हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9 है पहले वाले पॉइंट पे, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट पे कितना, 16। तो सेकंड वाले का डिस्टेंस पूछा गया है। अच्छा, R1 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब 9 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल हो गया, R2 की वैल्यू क्या जाएगी, रूट ले लेंगे दोनों साइड में, 3 मीटर। तो आंसर कितना मिलेगा बेटे हमें, 3 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4Q एंड माइनस प्लस 16Q एंड माइनस 4Q आर प्लेस्ड एट 0 एंड 2L, 0 एंड L। देखो कह रहे हैं कि 2 चार्जेस हैं, कहां पे रखे हुए हैं, एक तो 0 पे रखा हुआ है, 0 पे कितना रखा हुआ है बेटे, 0 पे रखा हुआ है
प्लस 16q रखा हुआ है, और L पे कितना रखा हुआ है, L डिस्टेंस पे रखा हुआ है -4q रखा हुआ है। द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, मतलब एक्स एक्सेस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, एक्स एक्सेस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सेस के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, करके देखते हैं। मैं इसमें 3 पॉइंट्स मान लेता हूं। कौन कौन से पॉइंट, एक पहला पॉइंट यहां मान लेता हूं, दूसरा पॉइंट यहां मान लेता हूं, तीसरा पॉइंट यहां मान लेता हूं। पहले तो समझने के लिए तीनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। हाँ, 3 पॉइंट्स हमने मान लिए। ठीक है, अब जो ये पहला पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है यहां पे जो पहला पॉइंट है, यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर आएगा। E1 और ये E2, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। कब होगा, कैसा होगा, वो अभी करके देखेंगे। ठीक है, बीच वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस यहां पे क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर आएगा, और इस वाले की वजह से क्या आएगा, इस तरफ आएगा। तो मतलब इस वाले पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है बेटा, जीरो हो सकता है। इस वाले पॉइंट पे भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शंस हो गए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो अब हमें क्या कुछ पर्टिकुलरली कुछ पूछा गया है क्या, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस इज जीरो। मतलब ख्याल ही पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं यहां पे। चलो इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं कि ये है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं, इस वाले से एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो E1 है, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू 16Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, E2 की वैल्यू ये होगी K इंटू, इसकी वजह से कितना जाएगा, 4Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, तो E1 इज इक्वल्स टू E2 के बराबर होगा। E1 कितना है, K 16Q अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 कितना है, K इंटू 4Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। अभी अगर मैं दोनों साइड में रूट ले लूं, दोनों साइड में अगर मैं रूट ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 4 बाई एक्स, ये जाएगा 4 अपॉन L प्लस एक्स, सॉरी 2L प्लस एक्स। ये 2 से इसको काटते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये इधर जाएगा, तो ये साइड में जाएगा, x की वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2L, x इज इक्वल्स टू आएगा -2L। अच्छा, ये -2L क्या बता रहा है, -2L बता रहा है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है 2L डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 2L डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन डी में। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे लेकिन डायरेक्टली क्या किया, मैंने बेटे डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट नहीं लेता, तब एक और वैल्यू मिलती, हो सकता कि वो इस वाली कंडीशंस को या फिर इन वाली वैल्यूज को सेटिस्फाई ना करती। आप करके देख लीजिएगा उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सच दैट इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। मतलब क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है,
उस पे उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे जितना उसका वेट है। ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उस पे उतना ही फोर्स लगे जितना उसका वेट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटे ई होता है। वेट किसके बराबर होता है? वेट होता है mg के बराबर। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा mg अपॉन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल जाएगी? mg अपॉन ई। तो ये हो गया mg अपॉन ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the electric field lines are pictorial representation of electric field due to a static charge। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, मतलब एक स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं, और ये यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, ए, बी और सी। इनके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि पूछा गया है कि आइडेंटिफाई वन इनकरेक्ट, मतलब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कह रहा है क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। हाँ भाई, कि चार्ज के जितने पास रहोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए का दूरी क्या है? चार्ज से कम है, बी की दूरी क्या है? ज्यादा है, तो ए पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बी के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमें पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट अभी स्टेटमेंट को ढूंढते हैं। अगला क्या रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 डायमेंशनल। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशनल नहीं होता भैया, क्योंकि अगर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 डायमेंशनल। नहीं, 2 डायमेंशनल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी इज 0। हाँ जी, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, तो यहां पे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, मतलब दो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? अननोन है। एंड साइन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट अ पॉइंट। कह रहा है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0, नॉट बिटवीन द चार्जेस, मतलब चार्जेस के बीच में नहीं, लेकिन इधर साइड में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0 है। बट नॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग द देम, मतलब इनके बीच में कहीं नहीं, साइड में कहीं पे भी। कह रहा है राइट द 2 एसेंशियल कंडीशन फॉर देम टू हैपन, मतलब क्या रहा है कि इनके लिए ये मतलब ये जो है, ये इसके लिए क्या क्या कंडीशन? 2 एसेंशियल कंडीशन होंगे कि ये यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का कैसे हो सकता है? जब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाए। क्या हो जाए? E1 और E2 की वैल्यू बराबर हो जाए। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है? K Q1 बाई R1 का स्क्वायर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहां पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या है इसकी पहली कंडीशन? ये अगर मैंने ये वाला पॉइंट माना है तो Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q1 से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इससे तो दूरी ज्यादा है ना। देखो इससे दूरी क्या है? ज्यादा है? ऐसा दूरी क्या है? ज्यादा है इससे। ठीक है, अब इससे दूरी ज्यादा है तो क्या होगा कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब हमें चाहिए कि इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही रहे। क्यों? क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? जो Q2 है इसका मैग्नीट्यूड Q1 से क्या होना चाहिए बेटे? कम होना चाहिए। दूसरा ये कि जो नेचर है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि E1 और E2 ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, सेकंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों Q1 एंड Q2
नेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? नेचर सेम होना चाहिए। तो दो कंडीशंस पूछी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए। उसके लिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन कि भैया दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जिस चार्ज के पास में पॉइंट है, पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस भी चार्ज के पास में वो पॉइंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A metallic sphere is placed in a uniform electric field as shown. कह रहे हैं कि एक मेटेलिक स्पेयर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। The four paths are shown for the electric field lines. चार पाथ शो कर रखे हैं, which path is correct and why? ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो ये कैसा है? ये मेटेलिक है। ये कैसा है? मेटेलिक स्पेयर है बेटा। कैसा है ये? मेटेलिक स्पेयर है। मेटेलिक स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। क्या होता है? मेटेलिक स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, जबकि बाकियों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास हो रही। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस आर। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक रिंग के चारों तरफ जिसका रेडियस क्या है? ए। ठीक है, तो एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने रिंग बना ली। ठीक है, इसका रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस है ए। कितना है इसका रेडियस? इसका रेडियस है ए। ठीक है, इसका रेडियस ए है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग। मतलब जो रिंग है इसकी एक्सेस बना देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी जो एक्सेस है उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आगे क्या कह रहा है? हेंस शो दैट फॉर अ पॉइंट ऑन अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। चलो ये तो बात की बात है। पहले हमें क्या करना है? इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना? क्यू। ठीक है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरीके से क्यू चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी? लैम्डा। कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी? लैम्डा। सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? क्यू अपॉन 2 पाई ए। ये क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी हो गई है? 2 पाई ए। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। क्या करते हैं बेटे? एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, डीएल एलिमेंट। क्या माना? डीएल एलिमेंट। ठीक है, इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये यहां से एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं और ये इसका डिस्टेंस है आर। एक काम करते हैं, यहां से आर डिस्टेंस मान लेते हैं और ये एक्स मान लेते हैं। तो इस डीएल एलिमेंट से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। ठीक है, ये अच्छा, एक एलिमेंट हमने ऊपर की तरफ माना है, उसी तरीके से एक एलिमेंट हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ भी मानेंगे, डीएल एलिमेंट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा? ऐसा, E2। ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया? डायरेक्शन E2। ये है हमारा थीटा, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है? सेम है। ये दोनों एंगल्स क्या है? सेम है। ये थीटा है और ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएंगे, ये भी थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटे? इसको रिजोल्व करते हैं। अभी E1 को रिजोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा? E1 cos थीटा, और ये जाएगा क्या? अच्छा, E1 को रिजोल्व कर रहा हूं ना, तो ये जाएगा E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 को रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको हम cos थीटा में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और उसके सामने वाला आ जाएगा E2 sin थीटा। अच्छा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा?
E1 का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा के, यहाँ पे चार्ज है डी क्यू मान लेते हैं, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा E1। सेम E2 भी सेम यही होगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, थीटा और ये दोनों थीटास, ये दोनों एंगल्स हैं, ये भी क्या है, इक्वल है। तो E2 और E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो क्या बचेगा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लिए थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए थे। इसी तरीके से जो पूरी रिंग होगी उसमें हम ढेर सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे, ढेर सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। और जो हर एक एलिमेंट होगा, जितने भी आप एलिमेंट होगा, चाहे अगर आप एलिमेंट यहां ले लो, चाहे आप एलिमेंट यहां ले लो, किसी भी तरफ अगर आप एलिमेंट लोगे तो उसके जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स बचेंगे ये। तो यहाँ पे जितने भी आप रिंग पे जितने भी एलिमेंट लेंगे सबका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बचा रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो ई नेट आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ई नेट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा। अब जैसे मैंने E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इसी तरीके से और एलिमेंट होते तो उसकी वजह से भी E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, मतलब हमें क्या करना है, ये जितने भी cos थीटा वाले एलिमेंट्स हैं इनको हमें जोड़ देना। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ई नेट को इंटीग्रेट किया। ठीक है, E1 ई की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा डी क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं जरा। देखो अभी हमने लीनियर चार्ज पढ़ा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, Q बाई 2 पाई ए, ऐसे तो पढ़ा, ये तो पढ़ा ना कि लीनियर चार्ज की वजह से, मतलब लीनियर चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो dq की वैल्यू चाहिए होगी, तो dq की वैल्यू क्या करेंगे हम, q इंटू सॉरी क्या करेंगे हम, लैम्डा इंटू डीएल कर देंगे। dq की वैल्यू है लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, अच्छा लैम्डा क्या है, लैम्डा ये है, तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई a, ये लैम्डा हो गया इंटू डीएल। तो q की वैल्यू, dq की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये dq की वैल्यू ये हो गई। तो आपका ई नेट किसके बराबर आ जाएगा बेटे, ई नेट आ जाएगा के dq क्या है, q अपॉन 2 पाई a, और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर था इनटू कॉस थीटा, और एक साथ में डीएल भी था। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन के टाइम पे हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले आते हैं। तो कांस्टेंट टर्म, हम सारे कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले आते हैं। तो कांस्टेंट कौन है, के तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्यू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 2 पाई ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है भैया, एक्स क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये रिंग है। अब रिंग के जो सरकमफेरेंस है उससे मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, इस तरीके से मान लेते हैं ये रिंग है, रिंग से। अब यहां से आप डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स है, यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे एक्स है, यहां से आप डिस्टेंस निकालोगे एक्स है। मतलब इसके रिंग से हर एक पॉइंट पे, रिंग से किसी भी पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा। और एक्स क्या है बेटे, कांस्टेंट है, तो एक्स को भी बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट। कॉस थीटा मतलब ये वाला, अब आप जो रिंग होगा, रिंग का जो सरकमफेरेंस है वहां से जो जितनी बार भी उस पॉइंट को, जहां से भी आप उस पॉइंट को जोड़ोगे तो थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी बेटे, कांस्टेंट आएगी, कॉस थीटा। इंटीग्रेशन करके खाली क्या मिलेगा, डीएल मिलेगा। ठीक है, तो ई नेट किसके बराबर मिला हमें, ये हो गया के क्यू अपॉन 2 पाई ए अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा जब हम इसे डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ देना। तो हमने एक रिंग के, जो रिंग है उसके सरकमफेरेंस पे डीएल एलिमेंट लिया, क्या उसके सरकमफेरेंस पे हमने डीएल एलिमेंट लिया। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा हमें, उसका क्या मिलेगा बेटे, उसका हमें सरकमफेरेंस मिल जाएगा जो डीएल है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे मानेंगे इस तरीके से, ऐसे ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जब हम इनको मानेंगे तो इनको जोड़ के क्या मिलेगा, 2 पाई ए। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट किसके बराबर मिल जाएगा,
के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? आर है। हाइपोटेन्यूज कितना है? एक्स है। तो कितना हो जाएगा? ई नेट किसके बराबर आ जाएगा? के क्यू आर अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे तो ये ए है, ये आर है। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो रख लेते हैं यहाँ पे ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू आर, एक्स की जगह ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पे। और के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अगला वाले पार्ट में क्या कह रहा था? शो दैट पॉइंट एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग। मतलब क्या कह रहा है कि हमें वो शो करना है कि जो रिंग है इसका जो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो उसके रेडियस के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर रेडियस के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो अगर आर की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा हो जाती है ए से, तो हम ए को क्या करेंगे? ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा? ई नेट के क्यू आर अपॉन, इसको ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा टर्म, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2 कितना बचेगा? आर क्यूब बचेगा। ये आर से एक आर कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? ई नेट के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ा हुआ आपने? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा हुआ है ना। तो देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो रिंग है, रिंग की जो एक्सेस है वो पॉइंट जहां पे मतलब वो पॉइंट जहां जो कि रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस पॉइंट के लिए जो ये रिंग है ये किसके जैसा काम करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ये किसकी वजह से, कैसे आ रही है? ये क्या आ रही है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ये पॉइंट चार्ज की वजह से। पढ़ा था ना आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही पड़ा था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉइंट चार्ज की वजह से ही आ गया, जब हमने यहाँ पे क्या माना कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक when placed in an external electric field is 1/10 times the 1/10 times the external electric field. Calculate the relative permittivity. देखो relative permittivity find करना है। relative permittivity, तो relative permittivity क्या होता है भैया? permittivity of free space, permittivity of a medium upon permittivity of free space। ये तो होता है, ठीक है। ये क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्योंकि अब मीडियम बदल जाता है तो मीडियम बदलने पे क्या होता है? परमिटिविटी बदल जाती है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है वो इन अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/10 टाइम्स। मतलब जो ये है ये 1/10 टाइम्स ऑफ ई नॉट है ना। तो ई कितना है? ई को रख लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स ऑफ ई नॉट। ई नॉट कितने बराबर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचा क्या खाली? 1 बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1/10। एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई?
10 के बराबर, और हमें फाइंड यही करना था, रिलेटिव परमिटिविटी ही फाइंड करनी थी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/10 टाइम्स है। क्या है, 1/10 टाइम्स है, और रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रॉन, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मूव करता है, मूव्स अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। कितना, रेस्ट पे है ये इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, रेस्ट पे है, और 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। कितना, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। जब इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जब इसको कहां रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमें टाइम ऑफ ट्रेवल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, टाइम। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी चार्ज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही उस चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है। क्या होता है बेटे, वो एक्सेलरेट होता है, मूव करने लगता है, ठीक है। क्या करने लगता है, वो मूव करने लगता है। तो पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा। तो देखो जब इसको यहां पे छोड़ेंगे तो इस पे दो चीजें लगेंगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और एक न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ई, और न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होगा, ma, ठीक है। हमारे पास ए नहीं गिवन है और ई एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लगा लेते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, s = ut + ½ a_t²। ये रख ले, ये लगा लेते हैं, ठीक है। s कितना था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पहले ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो s = ½ a_t², ठीक है। a की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, a की वैल्यू निकलेगी यहां से 2s/t²। क्या आएगा, 2s/t², ठीक है। तो डायरेक्टली यहां पे ये पुट कर लेते हैं, तो E = ma, ठीक है। तो a कितना है, 2s/t², ठीक है। t² को उधर भेज देते हैं, तो क्या बचा, 2ms/e, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या जाएगी, रूट में निकलेगी 2ms/e। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, अब हम इनको पुट करते हैं, ठीक है। पुट कर देते हैं, 2 मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को मीटर में निकालेंगे तो 6/100 कर दिया हमने, ये एस हो गया, ठीक है। ई कितना गिवन है, ई है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 2 × 10⁴, ठीक है। तो ये हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं इसके लिए डायरेक्ट यूज करता हूं कैल्सी। आप कृपया करके कैल्सी बिल्कुल यूज ना करना, क्यों, क्योंकि भैया अगर आप कैल्सी यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स आपके हैं तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं, पहले पावर निपटा लेते हैं। पावर्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻31 और ये ऊपर आके +19 हो जाएगा, और ये प्लस ये -6 हो जाएगा ना ऊपर जाके, ये 2, ये 4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻37 + 19, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10⁻18, ठीक है। इन पूरे को सॉल्व किया, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, -31 और ये ऊपर आके +19, ये टोटल पावर कितनी हो गई, 6 हो गई, ऊपर आके माइनस हो गई, तो -37 -18, ठीक है। तो अभी बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2 × 9.1 और ये बचा 6/1.6 × 2, ठीक है। 10⁻−19 ये है ना, 10⁻−18 है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो 10⁻−9 बचेगा। ये मैंने रूट से बाहर निकाल लिया इसको, ठीक है। खाली इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मैं कैल्सी यूज कर लेता हूं। तो 2 × 9.1 × 6
डिवाइडेड बाय 3.2, रूट निकाल लेते हैं तो 5.84। तो टाइम कितना आ रहा है 5.84 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन था जो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कैसे, रेस्ट में, तो वो मूव करने लगता है। क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, एक्सेलरेट होने लगता है। और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछ रहा है कि जो ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इनिशियली कैसे था, रेस्ट में था, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है, टाइम पूछा गया। तो देखो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, QE, और न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से MA होता है। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और यहां से एक्सेलरेशन का टर्म निकाला, कैसे UT प्लस हाफ AT²। ये U क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। ठीक है, हाफ AT² हो गया। यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो 2S/T² हो जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमने उठाई और यहां रख दी, तो कितना आ गया 2S/T²। ठीक है, तो यहां से T² की वैल्यू निकाली तो T² इधर चला गया, EE इधर जा गया, तो 2ms/EE। मास पता है हमें 9.1 इंटू 10⁻31। डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6/100 कर दिया मीटर में निकालने के लिए। अपॉन में E 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2 इंटू 10⁴ है। हमने पहले सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व किया, तो ये पावर्स, ये पावर और ये पावर सॉल्व कर ली। तो ये था -31 और ये ऊपर आके +19 हो गया। ये अपॉन में 6 था तो ऊपर आके -6 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 10⁻18 आ गया। ठीक है, 10⁻18 हो गया। रूट से बाहर निकाला 10⁻18 को तो 10⁻9 आ गया। अभी बचा क्या था हमारे पास, 2 बचा, 9.1 बचा, 6 बचा, अपॉन 1.6 बचा और 2 बचा। इसका रूट लिया और हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, 5.84 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब इतना टाइम लगेगा उसको 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।